Hi students, welcome back to RSP. Thanks for stopping by Onsor Physics. Today we are starting a new topic. That topic is a current carrying loop and what is the torque on that current carrying loop. First we will recall the previous lecture video. In previous lecture video we have studied about the magnetic moment and the direction of the magnetic moment, and a current carrying loop behaves like a bar magnet. इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर पढ़ा था. फिलहाल हम इस लेक्चर वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास कोई एक लूप है और उस लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस लूप पर टॉर्क किस तरीके से लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सारा कुछ अब हम इस लेक्चर वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं. अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि टॉर्क होना करंट कैरिंग लूप, इट मीन्स कि हमारे पास जो लूप होगा उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा. ओके, एंड दैट करंट कैरिंग लूप, उस पर जो फोर्स लगेगा या टॉर्क लगेगा वो तो तभी लग पाएगा यदि वो लूप किसके अंदर रखा हो, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. तो हमने यहाँ पर सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लिया और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है और इनसाइड टू दिस प्लेन है. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई परपेंडिकुलर एंड इनसाइड टू दिस प्लेन. इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने कोई एक लूप लेना है और उस लूप के अंदर करंट फ्लो करना चाहिए. अब वो लूप सर्कल टाइप का भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर टाइप का भी हो सकता है और स्क्वायर टाइप का भी हो सकता है. तो हमने यहाँ से कोई भी एक लूप ले लिया. दिस इज एन लूप. ओके, एंड दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, एंड द करंट डायरेक्शन इज दिस. इस तरीके से इस डायरेक्शन के अंदर इस करंट लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और एक रेक्टेंगुलर टाइप का लूप है. अब हमें सबसे पहले हमने मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर. तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरीके से निकालते थे कि सबसे पहले हम फिंगर्स को रखते थे किसके अंदर, करंट की डायरेक्शन के अंदर, और उसको फिर हम कर्ल करते थे राइट हैंड के लिए. राइट हैंड निकालते थे, फिंगर्स को कर्ल करते थे करंट की डायरेक्शन के अंदर, और जिस डायरेक्शन में थंब रिप्रेजेंट करता था, पॉइंट आउट करता था, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट. तो हमने रखा, देखो फिंगर्स को रख दिया, 4 फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं ऊपर की तरफ इस तरीके से. थंब कहाँ जा रहा है, थंब जा रहा है इनसाइड इनटू दिस प्लेन और परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. मीन्स कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी इस लूप के लिए वो परपेंडिकुलर एंड इनसाइड टू दिस प्लेन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है. इट मीन्स द एंगल थीटा बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल एम एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री. कितना निकल करके आया यहाँ से एंगल कि मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एंगल है दैट एंगल इज 0 डिग्री. ओके, अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर 0 डिग्री का एंगल होगा, उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, तो किस तरीके से फोर्स, किस तरीके से टॉर्क लग रहा होगा. सबसे पहले हम नेट फोर्स निकालते हैं कि इस करंट कैरिंग लूप पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा. ठीक है, सबसे पहले सीडी लाइन की बात करते हैं. सीडी लाइन में करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है. फिर लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करें और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालें. रखते हैं, दिस इज द इंडेक्स फिंगर इनसाइड टू दिस प्लेन, दिस इज द मिडिल फिंगर, रख दिया हमने करंट की डायरेक्शन में. थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ. इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगा, नीचे की तरफ, दैट इज एफ. एंड यदि हमने इसको माना ए, इसको माना बी, तो ये होगा ए और ये होगा बी. मीन्स ए बी की डिस्टेंस कितनी हो गई, ए, बी सी की डिस्टेंस कितनी हो गई, बी. तो जब बी सी की डिस्टेंस बी सी होगी तो ये भी बी होगा, और ए बी यदि ए है तो सी डी भी ए होगा. लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हो गई, नीचे की तरफ. और कितना मैग्नीट्यूड लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स का, दैट इज एफ इज इक्वल टू ए है. सी डी की लंबाई कितनी है, ए, तो हमें पता है कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया सी डी. तो इस पर आई एल क्रॉस बी, एंड आई एल क्रॉस बी को ओपन करोगे दैट इज आई एल बी साइन थीटा. और यहाँ पर सी डी इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, थीटा एंगल 90 डिग्री. तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, दैट इज आई एल पी, और लेंथ कितनी है, दैट इज
ए, तो यहाँ से आ गया दैट इज आई ए बी, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन सी डी। एंड उसी तरीके से यदि मैं ए बी पर मैग्नेटिक फोर्स निकालूंगा तो उसकी डायरेक्शन ऊपर आने वाली है। कैसे आएगी देखो, वैसे ही सोच सकते हो सी डी के अंदर और ए बी के अंदर डायरेक्शन अपोजिट है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट आने ही वाली है, लेकिन करके देख लेते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब कहाँ है, ऊपर की तरफ। इट मीन्स द फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड विल बी, फिर से वो ही, दैट इज एफ इज इक्वल टू ए है इसकी लेंथ, तो यहाँ से होगा कितना, आई ए बी। ओके, इस करंट लूप के अंदर जो करंट का मैग्नीट्यूड था वो आई था, इस करंट लूप के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा था, दैट इज आई। ओके, एंड नाउ ऑन ए डी एंड बी सी, कि बी सी और ए डी पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ से यदि मैं पहले बी सी पे निकालता हूँ, देखो ये तो अंदर ही होगा, अंदर मिडिल फिंगर कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन के अंदर रखना है। थंब कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ से यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो कितना आएगा, दैट इज आई बी बी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक फोर्स। अब मैं इस पर निकालूँ ए डी पर, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ करंट, थंब कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से क्या हो गया, इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगा और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज आई बी बी। ओके, तो मैंने यहाँ पे चारों साइड्स पर जो एक करंट लूप था जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था आई करंट, उसके चारों साइड्स पर मैंने मैग्नेटिक फोर्सेज निकाल लिए, उनका मैग्नीट्यूड्स निकाल लिया, उनकी डायरेक्शंस निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ से देखता हूँ कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। देखो ये फोर्स आई ए बी, ये फोर्स भी आई ए बी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट बट द मैग्नीट्यूड इज सेम, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई भी, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, क्योंकि वाई एक्सिस ये ऊपर की डायरेक्शन में, ये नीचे की डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट कर रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वाई एक्सिस पर कोई नेट फोर्स नहीं है इस लूप पर। फिर बात करते हैं ए डी और बी सी की, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब बी सी पर इस डायरेक्शन में लग रहा है मैग्नीट्यूड आई बी बी है, ए डी पर इस डायरेक्शन में लग रहा है मैग्नीट्यूड आई बी बी है। इट मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट द डायरेक्शन अपोजिट, और दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो भी सेम है ना। यदि मैं इनके लाइन ऑफ एक्शन को मीट कराऊंगा तो वो मिल जाएंगे, इट मीन्स दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। तो इसका मतलब ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स लग रहा नेट, ना ही वाई एक्सिस के अलोंग कोई नेट फोर्स लग रहा। ठीक है, इट मीन्स द टोटल फोर्स, द नेट फोर्स ऑन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर इस ए बी सी डी करंट लूप के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, द फोर्स इज जीरो। ओके, तो यहां से मैंने फोर्स कैलकुलेट किया तो फोर्स निकल करके आया जीरो। अब मैं यहां से टॉर्क कैलकुलेट करता हूं। टॉर्क का मतलब क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ से करंट लूप और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहले से ही एंगल जीरो था। ठीक है, अब फोर्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, बट यहाँ से ए बी पर जो फोर्स लग रहा है और सी डी पर जो फोर्स लग रहा है दोनों अपोजिट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों के लाइन ऑफ एक्शन भी सेम। इसी तरीके से ए डी पर भी और बी सी पर भी जो फोर्स लग रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड अपोजिट, सॉरी सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, बट दोनों के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी सेम है। तो जब भी लाइन ऑफ एक्शन सेम होने वाले हैं, डायरेक्शन अपोजिट होने वाली है, मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, इट मीन्स देयर विल बी नो टॉर्क, वहाँ पर कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं। बस टॉर्क तब लगता है किसी भी करंट लूप पर जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट होते हैं, मीन्स डायरेक्शंस तो अपोजिट होंगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट होंगे। किस तरीके से होंगे, अभी एग्जांपल लेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ए डी का सेम है बी सी के, ए बी का सेम है सी डी के, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक दूसरे के सेम है एंड डायरेक्शंस अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट टॉर्क इज आल्सो जीरो ऑन दिस सिचुएशन ऑन दिस करंट लूप। तो इस करंट लूप पर इस सिचुएशन के अंदर टॉर्क नेट भी कितना है, जीरो है। और ये कंडीशन आई कब है,
ये कंडीशन आई है जब जब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना था, दैट इज 0। ओके, बट नाउ वी हैव कंसीडर अनदर सिचुएशन। अब हम कोई दूसरी सिचुएशन लेते हैं और देखते हैं कि क्या टॉर्क वहां पर निकल करके आता है। ठीक है, यहां से देखो, इफ द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर मेकिंग एन एंगल थीटा, कि यदि दोनों के बीच में एंगल थीटा बने, देखो किस तरीके से बनेगा। हमारे पास कंडीशंस वही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर जब एंगल 0 था तो किस तरीके से रखा हुआ था करंट लूप, इस तरीके से रखा हुआ था, दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी एंड दैट इज डी, एंड करंट की डायरेक्शन इसके अंदर ये थी। अब हमने इसको थोड़ा सा ना टर्न किया, रोटेट किया। किस तरीके से रोटेट करोगे, देखो मान लो ये ही लूप है, ए बी सी डी, ये लूप है, इस तरीके से रखा है। मैंने इसको ऐसे टर्न कर दिया, ऐसे रखा है, इस तरीके से टर्न कर दिया। तो अब देखो, हमें पता था जब मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन निकाल रहे थे इनसाइड एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो यहाँ पर इनसाइड एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ये था। अब यदि मैं उसको टर्न कर दूँ, रोटेट कर दूँ इस तरीके से, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, दैट इज थीटा डिग्री का एंगल। देखो दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ए बी सी डी, ए बी सी डी सीधा रख दिया मैंने इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन दोनों इनसाइड एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। इसको टर्न किया, थोड़ा सा इधर की तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट शिफ्ट हुआ, इधर की तरफ वो ना, इधर की तरफ, क्योंकि मैंने ये पहले ऐसे था, इसको इस तरीके से रोटेट किया तो इधर की तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट शिफ्ट हो गया। परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन तो मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, और ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, दैट इज थीटा एंगल बना। क्लियर है? तो हमें समझ में आया कि यदि इस सिचुएशन को मैं इस तरीके से कर दूं, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, दैट इज थीटा डिग्री का एंगल। ओके, तो यहां से हमें समझ में आ गया कि यदि मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया मैंने लूप को, तो वहां पर एंगल कितना बना, थीटा डिग्री का एंगल बना। अब यहाँ से यदि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर एंगल थीटा डिग्री का बनेगा, तो अब क्या होगा, इस पर क्या टॉर्क लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, किस तरीके से होगा सारा कुछ, अब हम उसको समझते हैं। देखो पहले इतना नोट डाउन करो, इतने स्क्रीनशॉट लो इसका, देन वी विल मूव टू दिस कंसेप्ट कि यदि थीटा एंगल होगा दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो किस तरीके से टॉर्क और किस तरीके से फोर्स लग रहा होगा वो हम समझते हैं। तो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, देन विल मूव टू दिस कंसेप्ट। ओके, ओके हम यहाँ से ये समझ रहे थे कि जब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा डिग्री का एंगल बन जाता है, तो वहाँ पर किस तरीके से टॉर्क और किस तरीके से फोर्स लगेगा, इसके बारे में हमें समझना है। देखो बेसिकली हमने ये कंडीशन क्या की थी कि सबसे पहले ए बी सी और डी इस तरीके से लूप रखा हुआ था पहले वाली कंडीशन के अंदर, जब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, दैट इज 0 डिग्री। फिर हमने इसको थोड़ा सा रोटेट किया। नाउ अब यहाँ से हमें ये देखना है दैट ये ए बी लाइन तो थी ए, तो यदि ये यहाँ से ए डैश बी डैश हो जाएगी, तब भी ए डैश बी डैश कितनी लेंथ होगी, दैट इज ए। उसी तरीके से इसको मैं सी डैश, इसको डी डैश, ठीक है, तो सी डैश डी डैश अब भी कितना रहेगा, दैट इज ए। उसी तरीके से ए डैश डी डैश भी कितना रहेगा, दैट इज बी, और बी डैश सी डैश भी कितना रहेगा, दैट इज बी। अब देखो यहाँ से मैं फोर्स निकालने की कोशिश करता हूँ। पहले यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, वो पहले निकाल चुके थे, पहले वाले कंडीशन के अंदर देखा था, ऊपर की तरफ लग रहा था। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन होगा कितना, मैग्नीट्यूड कितना होगा उसके बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा, साइन थीटा।
अब थीटा एंगल ये तो पता ही नहीं है ना कि थीटा एंगल की वैल्यू कितनी है, पता होती तो हम निकाल देते, लेकिन उससे भी हमें मतलब नहीं है, चाहे मैग्नीट्यूड कितना निकले मैग्नेटिक फोर्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों होंगे तो मैग्नीट्यूड के अंदर सेम, प्लस दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी सेम होगा। इसका मतलब ये यदि F1 डैश है और ये F2 डैश है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन जो फोर्स A डैश और D डैश पर और B डैश और C डैश पर लगेगा उसका क्या होगा, देखो A डैश और D डैश पर लगेगा तो इसी डायरेक्शन में, B डैश और C डैश पर लगेगा तो इसी डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। लेकिन यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दोनों डिफरेंट हैं। किस तरीके से, देखो मैं दोबारा से समझाता हूँ। पहले ऐसे रखा हुआ था, इसको मैंने इस तरीके से किया, इस पर फोर्स लगेगा कहाँ, इधर की तरफ, इस पर फोर्स लगा इधर की तरफ, इस पर फोर्स लगा, इस लाइन पर फोर्स लगा, इस पर इधर की तरफ, डायरेक्शन अपोजिट। लेकिन देखो ये लग रहा है यहाँ इस डायरेक्शन में, ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊँ इस लाइन को और इस लाइन को आगे की तरफ मैं इंक्रीज करूँ, तो क्या ये लाइन और ये लाइन आपस में कभी मिल पाएगी, नहीं। लेकिन जब पहली सिचुएशन थी इस तरीके से रखा हुआ था, यहाँ फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, यहाँ फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मीट होता। लेकिन जब मैंने इसको रोटेट कर दिया इस तरीके से, ये फोर्स लग रहा यहाँ, ये फोर्स लग रहा है इधर, क्या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दोनों के सेम है, नहीं। कभी भी यदि इस लाइन को पीछे की तरफ आप इंक्रीज करो और इस लाइन को जो फोर्स है उसको इधर इंक्रीज करोगे तो कभी भी दोनों लाइंस आपस में कभी भी टच नहीं करेंगे। इट मीन्स दोनों के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दोनों लाइंस के डिफरेंट हैं। तो दोनों लाइंस के एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर टॉर्क लगेगा। फोर्स तो अभी भी नेट फोर्स तो जीरो हो गया क्योंकि वो इस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम है, कैंसिल आउट टू ईच अदर। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है, तो वहां पर क्या लगने वाला है, दैट इज टॉर्क। देखिए यहां से यदि मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो नेट फोर्स कितना है, जीरो। ये देखो ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, मैग्नीट्यूड सेम, कैंसिल आउट। ये वाला इधर, ये वाला इधर, मैग्नीट्यूड सेम, कैंसिल आउट ईच अदर। लेकिन जब A डैश D डैश पर जो फोर्स लग रहा है, मान लो मैंने इसको मान लिया दैट इज F3 डैश और इसको मान लिया मैंने दैट इज F4 डैश, इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं होती है तब उस लूप पर टॉर्क लगता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स is different, then there will be some torque। ठीक है, तो हमें यहाँ से समझ में आया कि जब सिचुएशन इस तरीके से थी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर थीटा डिग्री का एंगल था, तो वहां पर कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा होगा बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर डिफरेंट फॉर दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन। ओके, एंड ये जो तुम्हें सिचुएशन दिखाई दे रही है यहाँ पर जो डायग्राम ड्रॉ है दैट इज द ओवरव्यू, मीन्स दैट इज द अपर पार्ट। कि मान लो ये सिचुएशन रखी हुई है, नीचे रखी हुई है, नीचे मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, टॉप व्यू, टॉप से देख रहा हूँ, तो मुझे ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाली सिचुएशन दिखेगी ऊपर से, उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इट मीन्स दिस इज द टॉप व्यू ऑफ दिस सिचुएशन, तो दिस इज द टॉप व्यू, ये जो है यहाँ पर दिस इज द टॉप व्यू ऑफ दिस सिचुएशन। तो यहाँ से हमें इस पर टॉर्क कैलकुलेट करना है कि इस पर हम टॉर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स को, तो वहाँ पर टॉर्क निकल करके आ जाएगा। तो इस टॉप व्यू को पहले हम समझ लेते हैं कि टॉप व्यू है कैसे। यहाँ से ए बी था, ए बी उसको टर्न कर दिया था, दैट इज ए डैश बी डैश। समझ चुके हैं किस तरीके से हुआ है। यहाँ से जिस एक्सिस के थ्रू हमने इसको रोटेट किया है, दिस इज द एक्सिस, जैसे ये इस तरीके से था इस तरीके से कर दिया, दिस इज द एक्सिस, जिस एक्सिस के थ्रू हमने इसको टर्न किया है। किसी एक्सिस के थ्रू तो टर्न करेंगे, इसको रोटेट कराएंगे, तो दैट इज द एक्सिस।
हमने मान लिया ये एक्सिस इसको ओ पॉइंट पर कट करता है, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। हमें पता है ए डैश बी डैश की टोटल लेंथ कितनी है, दैट इज ए। तो ए डैश ओ कितना हो जाएगा, दैट इज a/2। उसी तरीके से ओ बी डैश कितना हो जाएगा, दैट इज a/2। अब यहाँ से देखो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, देख चुके हैं। यहाँ फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना मैग्नीट्यूड होगा इस फोर्स का, दैट F इज इक्वल टू I। देखो ये वाली डिस्टेंस A थी, तो जिस पर फोर्स लग रहा था दैट इज B डैश C डैश, कितनी है लेंथ, दैट इज B। तो मैग्नीट्यूड कितना था यहाँ से हमें पता है, दैट इज I इंटू बी इंटू बी। यहाँ से भी मैग्नीट्यूड कितना था, दैट इज I B इंटू बी। मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट था, इसी वजह से तो यहाँ पर टॉर्क लग रहा है। अब देखो यहाँ से मुझे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालनी है इन दोनों फोर्सेज के लिए। तो इन दोनों फोर्सेज के लिए मैं जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे पता है कौन सी होगी। यदि मैंने इसको मिलाया इधर, इसको मिलाया इधर, इसको नाम दिया मैंने E, इसको नाम दिया मैंने F, तो मैं बोलूँगा OF इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स, EO इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स, कि ये फोर्स की जो डायरेक्शन है EO उसके परपेंडिकुलर है। उसी तरीके से इस F की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर OF है। तो मुझे यहाँ से OF और EO ये निकालने हैं। देखो यहाँ से OA डैश, यदि मैं इसको एक रिजल्टेंट मान लेता हूँ तो यहाँ से OA भी निकाल सकता हूँ और OF भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से ये OA डैश OA के साथ एंगल बना रहा है थीटा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, दैट इज A/2, कितना हो जाएगा, दैट इज A/2 cos थीटा। उसी तरीके से OF कितना हो जाएगा, दैट इज A/2 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। उसी तरीके से ये भी A/2 है OB डैश, उसी तरीके से मैं इसको भी निकाल सकता हूँ। तो ये भी यहाँ से कितना निकल करके आएगा, दैट इज A/2 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। तो दोनों के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो कितनी निकल करके आई है, दैट इज A/2 साइन थीटा। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मिल गया प्लस डायरेक्शंस भी मिल गई फोर्सेज की। तो अब आसानी से मैं टोटल नेट टॉर्क निकाल सकता हूँ। तो टोटल नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, इस फोर्स को लेते हैं दैट इज, यदि मैं इसको मान लूँ F1, इसको मान लेता हूँ F2, तो यहाँ से हो जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाई दिस दिस A2 साइन थीटा प्लस दिस F2 मल्टीप्लाई बाई A2 साइन थीटा। ओके, यहाँ से हो गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस F1। इस F1 की वैल्यू कितनी होगी, F1 की वैल्यू हमारे पास है दैट इज IB A साइन थीटा डिवाइड बाई 2। F1 की वैल्यू रख दी मैंने IBB प्लस F2 की भी वैल्यू रख देता हूँ दैट इज IBB मल्टीप्लाई बाई A2 साइन थीटा। मैंने देखो ऐड करना पड़ेगा, सारे क्वांटिटीज सेम है, IBB साइन थीटा बाई 2, IBB साइन थीटा, दोनों सेम है। तो दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2IBB साइन थीटा डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से टॉर्क निकलेगा IBB साइन थीटा। ओके, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है B मल्टीप्लाई बाई A, तो A मल्टीप्लाई बाई B क्या होगा, इस लूप का एरिया होगा। तो मैं यहाँ से A मल्टीप्लाई बाई B को भी लिख सकता हूँ क्या, एरिया। तो यहाँ से जब मैंने इसको मॉडिफाई किया, क्यों मॉडिफाई किया, क्योंकि मुझे पता है A मल्टीप्लाई बाई B इस लूप के लिए कितना होगा, दैट इज एरिया, इस लूप के लिए एरिया वेक्टर होगा। तो यहाँ से मैंने AB की जगह पर एरिया लिखूँगा तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू IBA साइन थीटा। ओके, इसको भी आगे मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो किस तरीके से करोगे, IAB साइन थीटा एंड वी ऑलरेडी नो दैट M इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई A, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो यहाँ से कितना हो गया, दैट इज MB साइन थीटा।
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क ऑन दिस करंट लूप, जो इस सिचुएशन के अंदर रखा हुआ था, जिसका टॉप व्यू ये था। तो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क, दैट इज द एम बी साइन थीटा, और इसको यहाँ से वेक्टर फॉर्म में लिखोगे क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से हो जाएगा एम क्रॉस पी, ठीक है, दैट इज एम क्रॉस बी। अब देखो टॉर्क की डायरेक्शन किस तरीके से निकालोगे। हमें पता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस तरीके से लिखते थे 11th क्लास के अंदर, टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। देखो किस तरीके से करोगे, यहाँ से हमारे पास यहाँ फोर्स लग रहा था, ठीक है, इधर इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया था आर वेक्टर से, दिस इज द एफ। अब मुझे आर से एफ की तरफ जाना है, फोर फिंगर्स को कर्ल करना है फ्रॉम आर टू एफ, और जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा थंब, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। देखो दिस इज आर, मैंने आर की डायरेक्शन में फोर फिंगर्स को रखा, एफ की डायरेक्शन में मुझे रोटेट करना है, कर्ल करना है फोर फिंगर्स को, मैंने एफ की डायरेक्शन में कर्ल किया फोर फिंगर्स को। थंब कहाँ जा रहा है, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। देखो इस डायरेक्शन में किया कर्ल, कहाँ जा रहा है थंब, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर एंड इनसाइड टू दिस प्लेन, तो टॉर्क की डायरेक्शन निकल गई। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम टॉर्क की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ निकाला अभी देखा, इसी तरीके से यहाँ कर सकते हैं। सो वी हैव कंसिडर अ एग्जांपल दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा, जो इस सिचुएशन के अंदर भी बना रहे थे, जो हमने यहाँ पे कंसिडर की थी, जिसका टॉप व्यू ये था। हमें क्या करना है, हमारे जो राइट हैंड है उसकी फोर फिंगर्स को हमें मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग रखना है और कर्ल करना है। जिस तरफ हमारा थंब रिप्रेजेंट करेगा, जिस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा, वो डायरेक्शन टॉर्क की होगी। देखो हमने यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग हमने फोर फिंगर्स को रख दिया। फोर फिंगर्स को रखने के बाद हमें इन फोर फिंगर्स को कर्ल करना है बी की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ। यहाँ से लेकर के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, थंब कहाँ है, अंदर, इनसाइड एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क फॉर दिस सिचुएशन इज इनसाइड एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो इस तरीके से हम किसी भी सिचुएशन के लिए टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो हमने कंसीडर किया था सिचुएशन जिसका टॉप व्यू ये था, उसके लिए हम कुछ स्पेशल केसेस करते हैं। फर्स्ट, फॉर एन एग्जांपल, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट लूप, कि उस लूप के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हों लूप के अंदर, then what is the torque formula and what is the magnitude of the torque, that is torque is equal to, ये है वन लूप के लिए, वन नंबर ऑफ टर्न के लिए, कि उस लूप के अंदर केवल एक टर्न थी, देन दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। यदि उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हों तो हमें इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी n m b साइन थीटा, या फिर इस फॉर्म में लिखोगे आई ए बी साइन थीटा की फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। कब के लिए कंडीशंस हैं, जब हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, क्योंकि ये हमारा केवल किसके लिए है, ये हमारा किसके लिए है, केवल एक टर्न के लिए, कि लूप की केवल एक टर्न हो। n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले, मीन्स इस इक्वेशन को हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हमने सिचुएशन 1 के अंदर देखा था कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी तो वहाँ पर फोर्स भी 0 आ रहा था और टॉर्क भी 0 आ रहा था। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि थीटा की वैल्यू यदि 0 डिग्री है एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क, उस टॉर्क के मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो थीटा के लिए तो 0 डिग्री हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 180 डिग्री के लिए देखते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, हमने लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर भी देख चुके हैं साइन 180 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं।
साइन 180 की वैल्यू का सॉल्यूशन देखने के लिए कि हम किस तरीके से 0 डिग्री निकाल करके लेकर के आएंगे साइन 0 डिग्री का सॉल्यूशन और साइन 180 डिग्री का सॉल्यूशन, तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है कि साइन 180 डिग्री का सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं, उसकी वैल्यू 0 किस तरीके से आती है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करो, आपको साइन 180 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, हमें पता है साइन 180 का सॉल्यूशन कितना होता है, दैट इज 0, मीन्स साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ से जब इस इक्वेशन को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स एम बी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 0 डिग्री का एंगल है और 180 डिग्री का एंगल है। इट मीन्स द मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड 180 का मीन्स कितना हो जाएगा, द मैग्नेटिक मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों सिचुएशन के अंदर या तो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या तो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है। दोनों सिचुएशंस के अंदर टॉर्क विल बी 0। ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क, और वो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा उसको हम यहाँ से देखते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है टॉर्क निकालने का, दैट इज एम बी साइन थीटा। अब देखो मैक्सिमम टॉर्क कब आ सकता है, जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो 1, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब आ सकती है, जब थीटा की वैल्यू हो 90 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल जब बना रहे होंगे, वहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क लगने वाला है। ओके, तो यहाँ से टॉर्क आ गया एम बी साइन 90 एंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1, सो मैक्सिमम टॉर्क इज m मल्टीप्लाई बाई b। ओके, सो इस तरीके से हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ से देखा कि टॉर्क की वैल्यू 0 कब होगी, ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट आर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंड इफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन देयर विल बी द मैक्सिमम टॉर्क ऑन दैट करंट लूप। ओके, जब हमारे पास एक नंबर ऑफ टर्न होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और जब n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। मीन्स इस इक्वेशन के अंदर हम केवल n से मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा इस लेक्चर वीडियो के अंदर कि किस सिचुएशन के अंदर टॉर्क लगेगा और किस सिचुएशन के अंदर टॉर्क नहीं लगेगा किसी भी करंट लूप पर। तो हमने क्या देखा है कि जब भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू फोर्सेज के डिफरेंट होते हैं, तब किसी भी करंट लूप पर टॉर्क लगता है, इफ दैट करंट लूप इज पुट इन द मैग्नेटिक फील्ड। एंड जब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट आर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर, देन देयर विल बी नो टॉर्क, नो फोर्स, एंड इफ magnetic movement and magnetic field are making an angle of 90 degree, then there will be the maximum torque on that current loop in that situation. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि टॉर्क किसी भी करंट लूप पर किस तरीके से लगता है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हम गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का यूज किस तरीके से करते हैं। ठीक है, किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर मदर।